Hello friends, what's up? So I have already explained to you what is sacrificing ratio. Sacrificing ratio is old ratio minus new ratio. And why we calculate the sacrificing ratio? We calculate the sacrificing ratio because whenever there is a change in the profit sharing ratio between a partner, मतलब पार्टनर्स के बीच में अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तब मुझे सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा. नाउ आई विल एक्सप्लेन यू कि जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तब हमारा उसका ट्रीटमेंट कहां होगा. हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो सीख लिया कैसे निकालते हैं. अब इसका जो ट्रीटमेंट है उसका कहां पे ट्रीटमेंट होगा अकाउंट्स के अंदर वो मैं बताऊंगा. पहला जो ट्रीटमेंट होगा वो होगा गुडविल के अंदर. कहां पे होगा? गुडविल के अंदर. तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि गुडविल होती क्या है. गुडविल आप लोगों ने सब लोगों ने नाम तो सुना होगा. गुडविल इज नथिंग बट अ रेपुटेशन ऑफ अ कंपनी. मतलब कंपनी की रेपुटेशन क्या है? रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस. मतलब कंपनी का नाम की वैल्यू क्या है. सर कंपनी के नाम की वैल्यू भी होती है. अरे क्यों नहीं होती वैल्यू? कंपनी के नाम की वैल्यू भी होती है. कैसे होती है वैल्यू? मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं. सपोज करो कि मैं एक कोई पेन बनाता हूं. क्या बनाता हूं? मेरा एक बिजनेस है कि मैं पेन बनाता हूं. मेरा मन हुआ कि क्यों ना मैं पेन का बिजनेस स्टार्ट करूं. तो मैंने एक पेन का बिजनेस स्टार्ट किया. राइट नाउ मैंने एक पेन बनाया पेन का. और वो मुझे बनाने में मेरी कॉस्टिंग आई 6 रुपये आई. मतलब मैंने एक पेन की फैक्ट्री लगाई और एक पेन बनाने में मुझे कितना खर्चा आ रहा है? 6 रुपये आ रहा है. मतलब पेन के अंदर इंक भी जाएगी, पेन में प्लास्टिक भी जाएगा, पेन में ये कैप भी जाएगी. तो सब कुछ में बनाने में मेरा खर्चा कितना आ रहा है? 6 रुपये आ रहा है. नाउ मैं अगर उसको मार्केट में बेचने जाऊंगा. सपोज करो ये मेरा पेन है. उस पर लिखा हुआ है दीपक पेन. क्या लिखा हुआ है? मैंने अपना नाम ही दे दिया, दीपक पेन. राइट अब इसके अंदर और कुछ नहीं लिखा हुआ. मैं एक नई कंपनी आया हूं बिजनेस के अंदर. मैंने यहां पे लिख दिया दीपक पेन. अब मैं लोगों के पास गया कि आप मेरा क्या पेन खरीदोगे क्या? तो लोगों ने कहा हम खरीदेंगे. बट हम कितने पे खरीदेंगे? सपोज करो मैं मार्केट में गया. मैंने कहा क्या आप मेरा पेन 10 रुपए में खरीदोगे? लोगों ने मना कर लिया. हम 10 में नहीं खरीदने को तैयार है. बिकॉज इस कंपनी को हमने कभी सुना ही नहीं. ये दीपक पेन कौन सी कंपनी है? कौन सी कंपनी आ गई है? तो मैंने कहा ठीक है 8 रुपए में खरीद लो. तो 8 रुपए में लोग खरीदने को तैयार हैं. 8 रुपए में लोग खरीदने को तैयार है क्योंकि मैंने 6 रुपए पेन बनाया है. और नॉर्मली जो लोकल पेन बाजार में मिलते हैं वो कितने की मिलते हैं? 8 रुपए के मिलते हैं. समझ में आया? तो यहां पे मैंने कुछ भी नाम नहीं लिखा. सिर्फ नाम क्या लिखा है? दीपक पेन लिखा है. और सिर्फ दीपक पेन से मेरा पेन जो मैंने 6 रुपए बनाया वो सिर्फ 8 में बिक रहा है. सिर्फ मुझे 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है. बिकॉज लोकल पेन जो मार्केट में बिक रहे हैं वो भी 8 में ही बिकते हैं. अब यही एग्जाम्पल मैं दूसरी कंपनी में लेता हूं. सपोज करो एक और कंपनी है कैमलिन. क्या नाम? नहीं कैमलिन. आप सब लोगों ने इसका नाम तो सुना हुआ है कैमलिन का. नाउ कैमलिन एक कंपनी है. वो भी पेन बनाती है. और उसने भी एक पेन बनाया. उसने भी फैक्ट्री डाली. और उसकी जो कॉस्टिंग है वो भी 6 रुपए ही है. मतलब मैं जो पेन बना रहा हूं, मैंने जो फैक्ट्री डाली, दीपक पेन बनाया, उसमें भी मैंने हाईएस्ट क्वालिटी इंक डाली है, हाईएस्ट क्वालिटी प्लास्टिक यूज किया है. सेम टू सेम कैमलिन जैसा पेन ही बनाया है मैंने. बस कैमलिन का नाम नहीं है. ये मेरी कंपनी का नाम है दीपक पेन. और एक कंपनी है कैमलिन जो क्या करती है? एक पेन बनाती है जिसका कॉस्टिंग कितनी है? 6 रुपए कॉस्टिंग है. मतलब मेरी भी 6 रुपए आ रही है, उसकी भी 6 रुपए आ रही है. बट कैमलिन जब बाजार में गया, उन्होंने उस बच्चों से पूछा क्या कैमलिन का पेन आप लोगे? बच्चों ने धड़ से बोल दिया हाँ हम ले लेंगे. क्यों ले लेंगे? कितने पे लोगे? कैमलिन ने बोला क्या अगर मैं ये पेन 10 रुपए में बेचूंगा तो क्या आप ये पेन लोगे? तो सारे बच्चों ने कहा हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है. मतलब कैमलिन का पेन लोग 10 रुपए में खरीदने को तैयार हैं. पर मैंने जो अपना कंपनी का पेन बनाया, अपना ब्रांड बनाया दीपक पेन, उसको 8 रुपए में लोग खरीदने को तैयार हैं. ऐसा क्यों? मेरी भी कॉस्टिंग 6 रुपए, उसकी भी कॉस्टिंग 6 रुपए. मैंने भी वही इंक यूज की है जो कैमलिन यूज करता है. मतलब हम दोनों की जो क्वालिटी है एग्जैक्टली सेम है. मतलब क्वालिटी में कोई फर्क नहीं है. बट जब आप दुकान पे जाते हो तो आप कौन सा पेन लोगे? ऑनेस्टली बताओ, आप कैमलिन लोगे या आप
दीपक पेन लोगे, आप कैमलिन लोगे। क्यों? क्योंकि उसकी ब्रांड की वैल्यू है, उसकी कंपनी की रेपुटेशन है कि वो अच्छा प्रोडक्ट ही बनाती है। मैं तो अभी अभी इस बिजनेस में आया हूं, पेन के बिजनेस में आया हूं। हो सकता है कि मुझे इस बिजनेस को जमाने में 10 साल लग जाए, 3 साल लग जाए, 5 साल लग जाए, पर कैमलिन तो 100 साल से बिजनेस के अंदर है। तो लोग जानते हैं ये कंपनी बहुत अच्छा पेन बनाती है, तो इसमें आप 10 रुपए देने को तैयार हो। तो इसका मतलब आप समझ रहे हो, मैं कोई चीज बना रहा हूं तो मैं 8 रुपए कमा रहा हूं, 8 रुपए मैं उसको बेच पा रहा हूं और ये 10 रुपए बेच पा रहा है। इसका मतलब पता है क्या है? जो 2 रुपए एक्स्ट्रा कमा रहा है ना, जो 2 रुपए एक्स्ट्रा कमा रहा है, 2 रुपीज एक्स्ट्रा, वो पता है क्यों कमा रहा है कैमलिन? वो कमा रहा है गुडविल। मतलब अगर ये पेन में कुछ भी नहीं लिखूं ना, आप इसको 8 में खरीदने को तैयार हो। द मोमेंट मैंने यहां पे लिख दिया कैमलिन, तो आप इसको 10 रुपए में ले लोगे। क्यों? क्योंकि ब्रांड की वैल्यू है, अंदर से एकदम सेम है, फिर भी आप लेने को तैयार हो जाओगे। क्यों? ब्रांड की वैल्यू। तो हर कंपनी, दुनिया में जितनी भी कंपनीज है जो वर्क कर रही हैं, वो सब ब्रांड के लिए ही वर्क कर रही हैं। आप एग्जांपल ले लो, कैडबरी का एग्जांपल ले लो, फोन का एग्जांपल ले लो, आप सिंपल एग्जांपल ले लो, ये जो सेल फोन आप जो यूज करते हो, अगर मैंने एक सिंपल सेल फोन मैंने बनाया तो मैं उसको 10,000 में बेच पाऊंगा। बट अगर उसके ऊपर मैंने एप्पल का लोगो लगा दिया तो वो 10 में नहीं बिकेगा, वो 25,000 में बिक जाएगा। क्यों? क्योंकि एप्पल का लोगो का मतलब है नाम। आप अगर एप्पल का लोगो फोन के ऊपर देख लेते हो तो आप समझ जाते हो, ओके, इसका मतलब है अंदर जो प्रोडक्ट होगा वो अच्छा ही होगा। क्यों? क्योंकि उसने इतनी साल मेहनत की है, तब जाके ये प्रोडक्ट उसने डिजाइन किया है, अपने लोगों के अंदर कोई छवि बनाई है। तो गुडविल क्या होता है कि लोगों के अंदर उसकी छवि क्या है, कंपनी की वैल्यू क्या है, कंपनी की रेपुटेशन क्या है। आपने सुना भी होगा जब वो कंपनी आई थी ना, मैगी जो बनाती है, अब जब उसके पर उस पर जब केस हुआ था, जब उसमें वो लेड पाया गया था, तब क्या हुआ था, उसकी जो वैल्यू है ना, ब्रांड की वैल्यू बहुत कम हो गई है। मतलब मैगी जो पहले 10 रुपए में लोग खरीदने को तैयार थे, फिर वो 8 रुपए में लोग खरीदने को तैयार नहीं है, 6 रुपए में खरीदने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि कंपनी की वैल्यू कम हो गई है। तो हर कंपनी जो इतना एडवर्टाइजमेंट करती है, टीवी में, पेपर में, न्यूज़पेपर में, सब जगह, वो क्यों करती है? ब्रांड बनाने के लिए ही करती है। क्लियर है? तो इसको मैं कहूंगा गुडविल ऑफ द बिजनेस। तो हर बिजनेस की गुडविल होती है, ऐसा नहीं होता कि बिजनेस की गुडविल नहीं होती है। अलग अलग बिजनेस की अलग गुडविल होती है। भाई जो कैडबरी बनाती है उसकी अलग वैल्यू होगी, जो बिस्किट बनाती है, सपोज करो ब्रिटानिया कंपनी है, उसकी अलग गुडविल होगी, जो पेन बनाता है उसकी अलग, जो कैमरा बनाता है उसकी अलग। मतलब हर बिजनेस की अलग गुडविल होती है। नाउ वी हैव टू लर्न कि हम गुडविल को मेजर कैसे करेंगे। सी, गुडविल को मेजर करने के देयर आर डिफरेंट मेथड, मैं आपको सिखाऊंगा क्या क्या मेथड होते हैं, और एक एक मेथड हम उस पर क्वेश्चंस करेंगे। पहला मेथड लिखो, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ओके, पहला मेथड होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, थर्ड है सुपर प्रॉफिट मेथड, फोर्थ है कैपिटलाइजेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, फिफ्थ है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, और सिक्स्थ है आपका एन्युटी मेथड। तो नॉर्मली जो बिजनेस में गुडविल की वैल्यू करने के लिए अलग अलग मेथड्स होते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ द नॉर्मल प्रॉफिट एंड द सुपर प्रॉफिट एंड एन एन्युटी मेथड। अब हम हर जो भी ये केसेस हैं उस पर हम अलग अलग क्वेश्चंस करेंगे और समझेंगे कि ये क्या है, ये क्या है। सर ये अलग अलग मेथड क्यों है?
बिकॉज जो हमारा जो अकाउंट्स है वो एक कोई वे नहीं है कोई गुडविल फाइल करने का। आज मुझे कैडबरी की गुडविल फाइंड करनी है तो मैं कैसे फाइंड करूंगा? जो आज अगर मुझे कोई कैमरे कंपनी की गुडविल फाइंड करनी है तो उसका अलग तरीका होता है। हर बिजनेस में एक अलग तरीका होता है और एक ही बिजनेस में अलग अलग तरीके से मैं गुडविल फॉलो कर सकता हूं। जैसे अगर आपके घर में पहुंचने के एक रास्ता तो नहीं होता, 5 रास्ते होते हैं। सेम वे कंपनी की गुडविल कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग मेथड है। अलग अलग मेथड आपको अलग अलग आंसर देगा। फिर हमें जज करना पड़ेगा हमें कौन सा मेथड यूज करना है। पर वो सब काम किसका है? वैल्यूएशन एक्सपर्ट्स का है। अभी हमें क्या सीखना है कि गुडविल का मतलब क्या होता है, गुडविल को हम कैसे वैल्यू करते हैं, क्या क्या मेथड्स हैं, ये सारे मेथड है। नाउ वी विल लर्न अबाउट ईच एंड एवरी मेथड। फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट द एवरेज प्रॉफिट मेथड कि गुडविल को हम एवरेज प्रॉफिट मेथड से हम कैसे करेंगे। हियर पहले लिखो ये, फिर मैं आता हूं एवरेज प्रॉफिट मेथड पे आता हूं। सो फ्रेंड्स, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू कि गुडविल क्या होती है। गुडविल होती है बिजनेस की रेपुटेशन, बिजनेस का नाम की वैल्यू होती है। अब गुडविल भी 2 टाइप की होती है। गुडविल भी 2 टाइप की होती है। गुडविल एक होती है इंटरनली जनरेटेड और एक होती है परचेस्ड गुडविल। सर 2 का मतलब परचेज गुडविल, इंटरनली जनरेट का मतलब वो होता है जो गुडविल कंपनी ने खुद जनरेट की है, अपना नाम खुद बनाया है। सपोज करो कि जो कैडबरी कंपनी है तो कैडबरी कंपनी ने जो भी खुद का नाम बनाया है ना, इतने साल उसने मेहनत की है, कैडबरी कंपनी ने इतने साल मेहनत की है, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट दिए, तब जाके क्या हुआ, उनका एक ब्रांड नेम बना और उसको मैं कहता हूं इंटरनली जनरेटेड। मतलब उन्होंने खुद बनाई है, अपनी मेहनत से बनाई है, किसी से खरीदी नहीं है। और वो कैसे बनती है इंटरनल गुडविल? आप अच्छी क्वालिटी का सामान दो, अपने कस्टमर को आप हैप्पी रखो, तब भी जाके वो बनती है गुडविल। और रिमेंबर, इट इज नेवर रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में कभी भी इंटरनली जनरेटेड गुडविल नहीं आएगी, ये बात ध्यान रखना। लॉ परमिट नहीं करता है, मतलब जो आपका इंडियन लॉ पहले परमिट करता था, अब इंडियन लॉ परमिट नहीं करता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड परमिट नहीं करता है कि आप अपनी खुद की जो वैल्यू है वो अपनी बैलेंस शीट के अंदर दिखाओ। वो आप नहीं दिखा सकते। क्यों नहीं दिखा सकते? उसका रीजन है क्योंकि लोग को मालूम नहीं कर, आपको लोगों को अपना सीक्रेट्स नहीं बताने कि मेरी गुडविल इतनी है, मेरी गुडविल 5 लाख की है, 5 करोड़ की है। दूसरा, इसमें फ्रॉड होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। भाई मैं अपने मन से बता दूं अपनी कैलकुलेशन करके कि मेरी गुडविल 500 करोड़ है, तो इसमें हो सकता है वो 300 करोड़ ही हो सकता है 200 करोड़ ही हो। तो इसमें ना कोई एक फास्ट प्रूफ नहीं है, इसलिए लॉ ने मना ही कर लिया, इंटरनली जनरेटेड गुडविल आप नहीं दिखाओगे। सर तो परचेज गुडविल क्या होती है? परचेज गुडविल होती है जो मैं खरीदता हूं, जो मैं नाम खरीदता हूं, वो परचेज गुडविल हो गई है। मतलब आज सपोज करो मैं सपोज करो ये पेन बना रहा हूं, मैंने क्या पेन बनाया? मैं पेन बना रहा हूं दीपक के नाम से। दीपक नाम की कोई गुडविल नहीं है, कोई भी पेन नहीं खरीदेगा दीपक का। नाउ मैंने कैमलिन कंपनी को बोला, क्या तुम मुझे अपना नाम बेचने को तैयार हो? क्या मैं ये पेन बना रहा हूं, क्या तुम मुझे अपना नाम बेच सकते हो? तो मैंने उसको पेमेंट दिया कैमलिन वाले को। सपोज करो मैंने उसको 10 करोड़ का पेमेंट दिया। भाई कैमलिन कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, अगर मूवमेंट मैंने यहाँ पे कैमलिन लिख दिया ना तो आप लोग झट से ये पेन खरीद लोगे। तो मैं क्या करूंगा, कैमलिन कंपनी के पास जाऊंगा, देखो मेरी क्वालिटी बहुत जबरदस्त है, पेन देखो इसमें क्वालिटी, प्लास्टिक, इंक बहुत शानदार है, पर कोई खरीद नहीं रहा। तो कैमलिन ने कहा अगर तुम मेरा यहाँ पे नाम डाल दोगे तो झट से लोग खरीद लेंगे। तो मैंने कहा बात तो सही है। तो मैंने कैमलिन को 10 करोड़ रुपए दिए और मैंने उससे गुडविल खरीद ली। तो उसको मैं बोलता हूं परचेज गुडविल, और दिस गुडविल इज रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट। मतलब वो बैलेंस शीट में आप दिखा सकते हो, जरूरी नहीं है उसको भी राइट ऑफ करना पड़ेगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है इसको भी आपको 5 या 10 साल के अंदर राइट ऑफ करना पड़ेगा, वो बात की बात है। पर अभी हम परचेज गुडविल की बात कर रहे हैं। परचेज गुडविल मैं बुक्स में दिखा सकता हूं, इंटरनल जनरेटेड गुडविल मैं बुक्स में नहीं दिखा सकता। अगर कभी भी आपकी बैलेंस शीट अगर आपने देखोगे, अगर उसमें गुडविल लिखी हुई आ रही है ना एसेट साइड में, भाई गुडविल तो एसेट साइड में आएगी, तो वो परचेज गुडविल होगी। मतलब जो उन्होंने नाम खरीदा है,
खुद की गुडविल नहीं होगी, जो उन्होंने नाम खरीदा है, और जो नाम उन्होंने खरीदा और जिसका जितना उन्होंने पेमेंट दिया है उसको मैं बोलता हूं परचेज गुडविल। तो सपोज करो कि मैंने पूरी की पूरी कैमलिन कंपनी को खरीद लिया, ये कैमलिन कंपनी है उसको मैंने पूरा खरीद लिया। अब कैमलिन कंपनी के पास सपोज करो फर्नीचर है 1 लाख का, सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं, और उनके पास मशीन है 2 लाख की, और लैंड है सपोज करो 1 लाख का, राइट। टोटल कितने का वैल्यू है उनके पास? 4 लाख का। सपोज करो ये सब माल ही है, कुछ नहीं है उनके पास, फर्नीचर है, मशीनरी है, लैंड है, पर मैंने उनको पेमेंट पता है कितना दिया? मैंने उनको पेमेंट दिया 5 लाख रुपए। सर 5 लाख क्यों दिए? आपने सामान उसका 4 लाख का लिया, पेमेंट 5 लाख क्यों किया? 1 लाख रुपए मैंने उसको गुडविल का पेमेंट दिया, उसका नाम का पेमेंट दिया है। मतलब मैंने उसका सामान तो खरीद लिया सारा का सारा, 1 लाख का फर्नीचर खरीद लिया, मशीन खरीद ली, लैंड खरीद लिया, टोटल 4 लाख का सामान मैंने खरीद लिया उसका, बट मैंने उसको पेमेंट 5 लाख किया। क्यों? क्योंकि मैं 1 लाख रुपए उसकी ब्रांड की वैल्यू लगा रहा हूं, तो 1 लाख रुपए क्या हो गया? गुडविल। और गुडविल जो इंटरनेट जनरेट जो परचेज गुडविल होती है वो बुक्स में रिकॉर्ड होती है, वो बुक्स में रिकॉर्ड कर सकता हूं, वो अलग बात है, उसको भी मुझे राइट ऑफ करना पड़ेगा इन नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, पर वो सब तो बात की बातें हैं। अभी तो हम ये समझ रहे हैं कि इन दोनों के अंदर फर्क क्या है। So let's now learn about the average profit method। मैं आपको समझा चुका हूं गुडविल क्या होता है, गुडविल ब्रांड की वैल्यू होती है। अब हम उसको मेजर कैसे करेंगे, हमें कैसे मालूम चलेगा कि ये कंपनी की इतनी गुडविल है। मतलब अगर मुझे कंपनी की मालूम करना है, सपोज करो मुझे मैगी कंपनी की मालूम करना है कि मैगी जो कंपनी है उसकी गुडविल कितने रुपए, भाई 50 करोड़ है, 100 करोड़ है, उसकी नाम की वैल्यू क्या है, वो मुझे कैसे मेजर करनी है वो मैं आपको सिखाऊंगा। सी पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में पहले आप लिखो, फॉर्मूला लिखो, गुडविल होती क्या है? गुडविल इज इक्वल टू एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। मतलब एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, वो हो जाएगी मेरी गुडविल हो जाएगी। सर इसका मतलब क्या है? मैं आपको मतलब समझाता हूं। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। मैंने आपको एक एग्जांपल क्या दिया था? मैंने एक एग्जांपल दिया कि मैंने एक पेन की कंपनी चालू की, दीपक पेन, ओके, और एक जो कंपनी है वो है कैमलिन, राइट। नाउ होता क्या है, मैंने एक बिजनेस अभी स्टार्ट ही किया है, तो ऐसा तो नहीं कि मैं फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट पे आ जाऊंगा। सपोज करो मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, फर्स्ट ईयर के अंदर मुझे जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ 0। सेकेंड ईयर में मुझे जो प्रॉफिट हुआ सपोज करो हुआ 50,000। थर्ड ईयर में मैंने बिजनेस किया, मुझे प्रॉफिट हुआ, उस साल प्रॉफिट हुआ 1,20,000, और फोर्थ ईयर के अंदर मुझे जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ 2 लाख रुपए। बात समझ में आई या नहीं आई? मतलब मैं अगर आज एक नई पेन की फैक्ट्री लगाता हूं, मैं एक फ्रेश, मुझे मन हुआ क्यों ना मैं कोई पेन की फैक्ट्री लगाऊं, और मैंने एक पेन की फैक्ट्री लगाई, नाम रखा दीपक पेन लिमिटेड, और नाम लिखा दीपक पेन, और उसमें मैंने शुरू में 1 साल काम किया। भाई शुरू में तो नॉर्मली प्रॉफिट नहीं होता, शुरू में प्रॉफिट हुआ 0, उसके बाद मुझे प्रॉफिट हुआ 50,000, उसके बाद मुझे हुआ 1 भी, और उसके बाद हुआ 2 लाख। बट जो कैमलिन कंपनी है जो इतने सालों से चली हुई आ रही है, वो सपोज करो हम एग्जाम्पल के रूप में ले रहे हैं, वो हर साल 2 लाख रुपए एवरेज प्रॉफिट कमाती है। एवरेज प्रॉफिट मतलब हमें, मतलब एवरेज मतलब कि आपका अगर हम 3 साल का एवरेज निकालें तो उसका हर साल 2 लाख का एवरेज आ ही जाता है। मतलब कभी 1,80 कमाती है, कभी 2,20,000 कमाती है, कभी 2 लाख कमाती है, मतलब एवरेज वो कितना हो जाता है 2 लाख। आप अपने एग्जामिनेशन में आप एवरेज नहीं निकालते हो, आपके इंग्लिश में इतने आए, मैथ्स में इतने आए, साइंस में इतने आए, अकाउंट्स में इतने आए, तो उन सब का क्या करते हो आप एवरेज निकाल के बताते हो कि हाँ
हाँ मेरा एवरेज स्कोर 90% आया हुआ है या मेरा एवरेज स्कोर 92 आया या 85 आया है, वो आप कैसे बताते हो एवरेज करके? आप ऐसे तो नहीं बताते हो कि आपके इंग्लिश में 70 है और सपोज करो आपके मैथ्स में 98 आ गए, तो आप ये तो नहीं बोलोगे सबको कि मेरा एवरेज मेरे हर सब्जेक्ट में 98 आते हैं। नहीं, आप 72 और 98 का क्या करोगे, एवरेज निकालोगे। क्लियर है? तो इधर भी मैंने क्या किया, कैमलिन कंपनी है, हर साल आराम से 2 लाख तो वो कमाई लेती है। तो आप सोचो, मैंने एक सोचा, मेरे पास पैसे पड़े हुए हैं, मुझे एक बिजनेस स्टार्ट करना है, अगर मैं खुद की फैक्ट्री लगाऊं ना, तो मुझे 4 साल लग जाएंगे 2 लाख रुपए कमाने में। 4 साल, पहले साल में 0, फिर 50, फिर 1 बेस, फिर 2 लाख। मैंने कैलकुलेशन की भी है कि हाँ मुझे इतने साल लग जाएंगे, अगर मैं बहुत ही अच्छी क्वालिटी का पेन भी बनाऊं ना, तब भी मुझे 4 साल लग जाएंगे। बट कैमलिन जो कंपनी है वो क्या कर रही है, अभी से ही 2 लाख रुपए कमा रही है, अभी से 2 लाख रुपए कमा रही है। वो तो 100 साल से कंपनी है, तो अभी से वो हर साल 2 लाख कमाती है। और मैं जो कंपनी है वो 4 साल में 2 लाख रुपए कमा सकता हूं। सर 4 साल में आप कैमलिन का मुकाबला कर सकते हो? हाँ, आज के जमाने में कोई भी कंपनी 4 या 5 साल के अंदर मैं उसका मुकाबला कर सकता हूं। आपने देखा होगा आजकल कितने फर्क पड़ा है, वो डॉम्स के आ रहे हैं, डॉम्स के। तो आजकल लोग कैमलिन को कम प्रेफर करके डॉम्स ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं? क्योंकि डॉम्स ने बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट किया है। मुझे लगता है वो 4-5 साल पुरानी कंपनी है, तो 4-5 साल के अंदर ही देखो डॉम्स ने कितनी जबरदस्त तरक्की कर ली। आजकल हर जगह डॉम्स डॉम्स डॉम्स। तो वो कैसे हुआ? बिकॉज ने एडवर्टाइजमेंट किया, अच्छी क्वालिटी की चीजें बनाई, और कैमलिन का वो मुकाबला कर रहा है। तो अब मैं आपको एग्जांपल क्या दे रहा हूं कि मैंने आज एक फैक्ट्री लगानी है, और फैक्ट्री में मुझे 4 साल लग जाएंगे 2 लाख रुपए कमाने में। बट यहां पे अगर मैं इस कंपनी को खरीद लेता हूं, इस कंपनी को मैं खरीद लेता हूं, तो मुझे 2 लाख रुपए का फायदा आज से मिल जाएगा। आज अगर सपोज करो मैं हूं और मैं किसकी गुडविल फाइंड कर रहा हूं? पता है, मैं गुडविल इसकी फाइंड कर रहा हूं। इसकी गुडविल कितनी है? अगर कोई मुझे पूछेगा कि कैमलिन की गुडविल कितनी है, अभी कैमलिन का कंपनी का नाम है, तो उस नाम की वैल्यू क्या है? सिर्फ अगर मैं उसमें कैमलिन लिख देता हूं तो उसकी कितनी वैल्यू है? मतलब अगर मैं पूरे नाम को मुझे खरीदना है तो मैं कितने में खरीद सकता हूं? तो क्या करूंगा मैं, पहले मैं सोचूंगा कि अगर मैं ही वो बिजनेस स्टार्ट करता हूं जो कैमलिन बनाती है, पेन बनाती है, सेम क्वालिटी, सब कुछ सेम, बस कैमलिन का नाम नहीं है, तो मुझे 4 साल लग जाएंगे यहां तक पहुंचने में। और यहां कैमलिन तो पहले से 2 लाख रुपए पहुंच चुका है, मतलब हर साल 2 लाख रुपए कमाता ही कमाता है। इसका मतलब है कि मुझे 4 इयर्स की मेहनत अगर मेरी बच सकती है, अगर मैंने इसका नाम खरीद लिया तो। अगर आज मैं कैमलिन का नाम खरीद लेता हूं, आज अगर मैं ये पेन जो मैं बना रहा हूं उस पर मैं कैमलिन का नाम लिख देता हूं, मैं ऐसे तो लिख सकता हूं कि हाँ आज मेरा मन है तो मैं कैमलिन का नाम लिख दूं, नहीं, मैं कैमलिन को बोलूंगा देखो मैं आपका नाम खरीद रहा हूं, क्या मैं आपका नाम यहाँ पे यूज कर सकता हूँ क्या? कैमलिन ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, यूज कर लो, पर मुझे पैसे दो। आप नाम तो मेरा यूज करो, पैसे दो। मैं इसको पैसे दूंगा। कैसे पैसे दूंगा? देखो मुझे 4 साल लग रहे हैं इतना प्रॉफिट आने में, तो या तो मैं खुद की फैक्ट्री खड़ी करूं और 4 साल खूब ताबड़तोड़ मेहनत करूं और तब जाके मैं कैमलिन का मुकाबला कर सकूं, या फिर मैं आज ही कैमलिन की कंपनी खरीद लूं, या मैं आज ही कैमलिन की कंपनी खरीद लूं और उसको 2 लाख रुपए हर साल का प्रॉफिट हो रहा है। तो मतलब अगर मैं आज कंपनी खरीद लेता हूं ना, तो मुझे भी शुरू के 1 साल में ही 2 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा। क्यों? द मोमेंट मैं यहां लाऊंगा कैमलिन, लोग धड़ाधड़ मेरे पेन खरीदने चालू हो जाएंगे। बात समझ में आई या नहीं आई? तो मुझे यहां तक पहुंचने में कितने साल लग रहे हैं? 4 इयर्स लग रहे हैं। तो एक बात समझो, ये मैं बता रहा हूं नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब है कितने साल लगेंगे मुझे यहां तक पहुंचने में, मुझे कितने साल लगेंगे यहां तक पहुंचने में, उसको मैं बोलूंगा नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो अगर कोई आपसे पूछे कि ये नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या है, इसका मतलब है कि अगर कोई नई फैक्ट्री लगाता है, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करता है, तो जिस हम कंपनी की वैल्यू करते हैं उसके प्रॉफिट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, उसको मैं बोलता हूं नंबर ऑफ ईयर परचेज। इस एग्जांपल में मैंने आपको बताया कि मुझे अगर कोई नई कंपनी कोई सेटअप करता है तो उसको वो कैमलिन को बीट करने में 4 साल लग जाएंगे। तो अगर सपोज करो मेरी कंपनी का नाम है कैमलिन और कोई मुझे खरीदना चाहता है, तो उसको या तो वो खुद 4 साल मेहनत करके मेरी कंपनी का मुकाबला करे, या वो आज ही मुझे खरीद ले। अगर वो आज मुझे खरीद लेगा तो उसकी 4 साल की मेहनत बच रही है। क्यों? क्योंकि 4 साल मेहनत करके वो 2 लाख रुपए कमाएगा, और अगर
अगर आज वो मुझे खरीद लेगा तो 2 लाख का प्रॉफिट इसको इमीडिएटली मिलना चालू हो जाएगा। तो मैं क्या बोलूंगा, नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या होता है, कितने साल लग रहे हैं मुझे यहां तक पहुंचने में। ओके और ये क्या है, एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट, मतलब कितना कैमलिन एवरेज कमा लेता है। तो अगर मैं इसमें मैं गुडविल की वैल्यू करूं, कैमलिन की अगर मैं वैल्यू करूं गुडविल, तो गुडविल इज इक्वल टू, मैं आपको बता चुका हूं, एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ओके तो एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट कितना है सर, 2 लाख रुपए। हर साल कैमलिन 2 लाख रुपए कमाती है, तो 4 साल तक मुझे क्या करेगा, मुझे बेनिफिट मिल जाएगा। तो मुझे 8 लाख रुपए उसकी वैल्यू है। कितनी वैल्यू है, 8 लाख रुपए। मुझे 2 लाख पहुंचने में 4 साल लग रहे हैं। आज मैं कंपनी खरीदता हूं तो मुझे 4 साल की मेहनत बचती है। तो गुडविल कितनी हुई, तो कैमलिन की वैल्यू कितनी हुई, 2 लाख नहीं हुई है। मुझे 2 लाख का फायदा अगले 4 साल मिलने वाला है। यहाँ पे भी 2 लाख, यहाँ पे भी 2 लाख, यहाँ पे भी 2 लाख, यहाँ पे भी 2 लाख। तो इसका मतलब है 2 लाख इंटू 4 मतलब 8 लाख रुपए। 2 लाख एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्लियर है। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई, गुडविल कितनी आ गई कैमलिन की, 8 लाख रुपए आ गई है। पर मैं आपको समझाऊंगा, क्वेश्चन में दिया हुआ होगा आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हुआ होगा। अगर नहीं भी दिया हुआ तो आप एज्यूम कर लेना, नॉर्मली आप एज्यूम कर लेना 1 ईयर एज्यूम कर लेना और नोट लिख देना कि नंबर ऑफ ईयर परचेज 1 है। पर नॉर्मली 99% आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ होगा। दूसरा, ये जो प्रॉफिट है ना एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट, वो मैं कैसे निकालूंगा, इसके लिए मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा। सर फॉर्मूला एवरेज मेंटेन प्रॉफिट का, हाँ एवरेज मेंटेन प्रॉफिट का मतलब होता है वो प्रॉफिट जो मैं अगर इस कंपनी को खरीद लेता हूं तो मुझे 4 साल तक वो प्रॉफिट मिलता रहेगा। तो मुझे कौन सा प्रॉफिट चाहिए, मेंटेनेबल प्रॉफिट, जो मेंटेनेबल है, जिसमें एबनॉर्मल आइटम नहीं है, जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो मैं लूंगा। समझ में आया। तो मैं आपको मतलब बताऊंगा हाउ टू कैलकुलेट एवरेज मेंटेन प्रॉफिट। पहले आप ये लिख दो, गुडविल क्या होती है, गुडविल एज पर द एवरेज मेथड इज इक्वल टू द एवरेज मेथड इज इक्वल टू एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। कितने साल तक मुझे उसका बेनिफिट मिलेगा। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, एवरेज नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या होता है, ध्यान से समझना, कितने साल तक मुझे ये बेनिफिट मिलेगा, ये कंपनी के नाम का मुझे बेनिफिट मिलेगा। आज मैं खुद बनाता हूं तो मुझे 4 साल लग जाएंगे वो नाम बनाने में, तो मैं आज ही वो कंपनी खरीद लेता हूं। तो इस कंपनी की जो गुडविल है वो कितनी होगी, 2 लाख रुपए जो प्रॉफिट कमा रही है इंटू 4 रुपीज 8 लाख रुपीज। आपके मन में डाउट्स आ रहे होंगे, सर यहाँ पे 2 लाख है, यहाँ पे 50,000 रुपए अर्न कर रही है, तो आपने 1,50,000 क्यों नहीं लिया। मैं आपको सारे के सारे जो कंसेप्ट है बताऊंगा, पर मैं अभी कौन सा मेथड कर रहा हूँ, एवरेज प्रॉफिट मेथड। यही तो इसका वन ऑफ द लूप होल है, डीमेरिट है कि इसको कंसीडर ही नहीं कर रहा, वो अगले जो मेथड में कंसीडर करूंगा। पर ये वन ऑफ द लीगल मेथड है टू कैलकुलेट द गुडविल एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब मैं आपको बताऊंगा हाउ टू कैलकुलेट द एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट। वो सारे मेथड के अंदर ये काम होगा कि एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट मैं कैसे निकालूंगा। पहले ये लिखो फिर मैं आपको बताता हूं। So now I will explain you how to calculate the average maintainable profit. I have already explained to you average profit method में गुडविल कैसे निकलती है, average maintainable profit नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, इसका मतलब मैं आपको समझा चुका हूं। एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट क्या होता है वो हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए फॉर्मूला है सी। पहले एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट कैसे निकालना है, सी जो मैं यहां पे बना रहा हूं, यहां पे फर्स्ट प्रॉफिट ऑफ पास्ट ईयर अमाउंट। ओके पहले मैं करूंगा ऐड। मैं ऐड क्या क्या करूंगा, एबनॉर्मल लॉस, नॉन रिकरिंग एक्सपेंस अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, सबका मतलब बताऊंगा, और
ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, फोर्थ कैपिटल एक्सपेंडिचर treated as revenue expenditure, fifth other item। नॉर्मली ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, मतलब नॉर्मली जो आपके क्वेश्चंस में आएगा हमें कैसे निकालना है, एवरेज मेंटेन प्रॉफिट कैसे निकालना है, प्रॉफिट ऑफ पास्ट ईयर जो भी दिया हुआ हो हम उसमें ऐड क्या क्या करेंगे, अभी लेफ्ट भी बताऊंगा ऐड क्या क्या करेंगे। पहले हम ऐड करेंगे एबनॉर्मल लॉस जो हुआ है बिजनेस को, बिजनेस में अगर कोई एबनॉर्मल लॉस हो रहा है तो हम उसको ऐड बैक करेंगे, क्यों करेंगे रीजन बताऊंगा। नॉन रिकरिंग एक्सपेंस ऐड करेंगे, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक या ओवर वैल्यूएशन ऑफ द ओपनिंग स्टॉक करेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अगर मैंने कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर गलती से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया तो हम ऐड करेंगे, और हम अदर आइटम ऐड करेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि हम उसके अंदर लेस क्या क्या करेंगे। लेस पहला है एबनॉर्मल प्रॉफिट, ये सब मैं लेस करूंगा। नॉन रिकरिंग इनकम, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक और अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, revenue expenditure treated as capital expenditure, interest from non-trade investment, एबनॉर्मल प्रॉफिट हो गया, नॉन रिकरिंग इनकम हो गया, ओवर वैल्यूएशन ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन हो गया, रेवेन्यू हो गया, और क्या हो सकता है, एंड एनी पार्टनर रिलेटेड रेम्यूनरेशन, एनी इंश्योरेंस एक्सपेंस एंड अदर आइटम। ये आप फॉर्मूला लिख दो, याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ट्रस्ट मी ऑन दैट। ये सब आपका कॉमन लॉजिक पे चल रहा है, कॉमन सेंस पे चल रहा है। अभी आपको ऐसे लग रहा होगा सर इतना बड़ा फॉर्मूला है, अरे कुछ नहीं है, कॉमन सेंस अप्लाई करना है। सबसे पहले तो आप ये जान लो, आपको एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालना है, वो वाला प्रॉफिट जो हर साल आता रहेगा। अगर आज मैं कैमलिन की कंपनी खरीद लेता हूं तो कैमलिन से हर साल मुझे कितना प्रॉफिट मिलेगा अगले 4 साल तक, जितना भी नंबर ऑफ ईयर परचेज है, कितना मुझे वो प्रॉफिट मिलेगा जो मेंटेनेबल है। ऐसा नहीं कि इस साल कैमलिन में 5 लाख रुपए कमाया और हर साल 2-2 लाख कमाता है तो हर साल 5 लाख थोड़ी आएंगे भाई। हर साल कैमलिन कंपनी 2-2 लाख रुपए कमाती है प्रॉफिट। इस साल गलती से कोई बम्पर सेल आ गई और 5 लाख कमा दिया तो इसका मतलब ये तो नहीं कि अगले साल भी मैं 5 लाख कमाऊंगा। हो सकता है अगले साल मैं 3 लाख ही कमाऊं, 2.5 लाख ही कमाऊं। तो मुझे वो निकालना है कि वो वाला प्रॉफिट जो मेंटेनेबल रहे। अब मैं आपको इसके हर एक के मीनिंग बताऊंगा, देन वी विल डू द क्वेश्चन। पर मैं ये जो आपका एग्जाम्पल है ये मैं क्वेश्चन से आपको सॉल्व करूंगा जिससे आपको ज्यादा आसानी होगी। पहले लिखो फिर मैं आपको हर एक का मीनिंग बताता हूं। Hi everyone, this is CA Deepak Lalwani. If you like my style of teaching, then do hit the like button now so that the YouTube algorithm know that this is a good video. वो ज़्यादा से ज़्यादा students को ये वीडियो दिखाए and yes, do subscribe to my channel Account Funda for more such video. Thank you very much. Now over to video. Let's now do question number 5 of my notes, जिससे मैं आपको ये सारा एक्सप्लेन करूंगा।
सी क्वेश्चन नंबर 5, अगर आपने मेरा नोट्स परचेज किए हुए हैं तो मेरा चैप्टर नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 5 है, और जो ये लेक्चर यूट्यूब पे देख रहे हैं वहां पे मैंने नीचे जो वर्ड का डॉक्यूमेंट डाल रखा है, वहां से आप वो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ सौरभ, मोहित एंड निखिल इज 1 लाख रुपीज। ओके, द नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years is 40, 52, 52. There was an abnormal loss of 3,000 on 2014-15. During the year ended 31st March 2014, insurance for 6,000 were eliminated to be recorded due to oversight. Goodwill of the firm is valued at 2-year purchase of average profit of last 3 years. Calculate the goodwill of the firm. Okay. क्वेश्चन नंबर 5 वो बोल रहा है कि फर्म की गुडविल निकालनी है और बता रहा है कि क्या है, 2 year परचेज। ओके, मतलब मुझे एक तो निकालना है एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, क्या है 2 है, एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट इनटू 2। सर क्वेश्चन में कहां दिया हुआ है, पढ़ो ना, 2 year परचेज, इसका मतलब है कि मुझे नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हुआ है 2 और लिखा हुआ है 2 year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years, ऑफ लास्ट 3 years, मतलब मुझे लास्ट 3 years का प्रॉफिट निकालना है, उसका एवरेज निकालना है और उसको मल्टीप्लाई करना है 2। इसका मतलब है जो मैं बिजनेस के अंदर जो मैं वैल्यू कर रहा हूं, इसमें कम से कम 2 साल लगेंगे ये बिजनेस की गुडविल तक पहुंचने में, तो इसकी वैल्यू कैसे करूंगा, 2 years इंटू एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। ओके, तो ये फॉर्मूला तो मुझे मिल गया। अब मैं क्या करूंगा, लिखो कैलकुलेशन ऑफ एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट। एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे मैं आपको बताता हूं। सी, कुछ नहीं करना आपको 3 साल कौन कौन से दिए हुए हैं, 2013-14, ओके 13-14, 2014-15 एंड 2015 एंड 16। क्लियर है, 3 साल दिए हुए हैं। पहला स्टेप, आपको प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट आपको हर साल का दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है 40,000, 52,000 एंड 52,000। ओके, उसके बाद वो बोल रहा है देयर इज एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ 3,000 इन द ईयर 2014 एंड 15। मतलब 2014 और 15 में एक ऐसा लॉस हो गया जो एबनॉर्मल था। एक बात बताओ, एबनॉर्मल का मतलब आप समझते हो, एबनॉर्मल का मतलब होता है कि जो हर साल नहीं होता है, जो नॉर्मल नहीं है, जो नॉर्मल नहीं है। मुझे तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है ना, एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट जो मेंटेनेबल है। तो एक एग्जांपल ले रहा हूं, सपोज करो कि मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, मैं आपको एक सिंपल, इसको भूल जाओ, मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया और मैं हर साल 10,000 रुपये कमाता हूँ, 10,000 रुपये कमाता हूँ, 10,000 रुपये कमाता हूँ। ये पहला साल स्टार्ट किया, दूसरा साल स्टार्ट किया, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए और चौथे साल मैंने ना 13,000 रुपये कमा लिया। नहीं, मैंने 8,000 रुपये ही कमाया। क्यों कमाया? बिकॉज चौथे साल है ना कोई भूकंप आ गया, कोई अर्थक्वेक आ गया, और अर्थक्वेक आने से जो मेरा प्रॉफिट है, नॉर्मली मैं हर साल कितना कमाता हूं सर, मैं हर साल 10,000 तो कमा ही देता हूं, बट यहां पे 4th ईयर में एक अर्थक्वेक आ गया, भूकंप आ गया, उसके कारण मेरी अर्निंग 10 नहीं हुई है, मेरी अर्निंग 8 हुई है। तो एक बात बताओ, ये जो 8,000 रुपये है, अगले साल जब मैं कोई ये बिजनेस खरीदूंगा, कोई मेरा बिजनेस अगर यहां पे खरीदता है, तो एक बात बताओ, कोई मेरा बिजनेस खरीद लेगा तो उसको अगले साल प्रॉफिट कितना होगा, 8,000 होगा या 10,000 होगा? सर अगले साल प्रॉफिट 10,000 होगा। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे जो 8,000 रुपये आपने कमाए, वो तो आप नॉर्मली 10,000 रुपये कमाते हो, बट ड्यू टू अर्थक्वेक आपका क्या हो गया, आपके 8,000 रुपये आपको प्रॉफिट हुआ। मतलब ये एबनॉर्मल है, ये हर साल नहीं आता। मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं। सपोज करो आपके एग्जामिनेशन में यूनिट टेस्ट होते हैं, आप हमेशा 90 मार्क्स लाते हो, 90 हमेशा, हर सपोज करो हर वीकली होता है, यूनिट टेस्ट 1 में 90 मार्क्स, यूनिट टेस्ट 2 में 90 मार्क्स, हर एग्जाम में आप 90% मार्क्स लाते हो। एक एग्जाम में आप बीमार हो गए, फिर भी आपने यूनिट टेस्ट दिया, तो आपके मार्क्स कितने आए, 85 मार्क्स आए। मतलब हर साल हर वीक आपको जो टेस्ट होता है स्कूल में 90 मार्क्स आते हैं, पर एक वीक आप बीमार हो गए, आपकी तबीयत खराब हो गई, फिर भी आपने दिया, आपके 85 आए। तो एक बात बताओ,
अगले वीक जब आप ठीक हो जाओगे तब आपके मार्क्स कितने आएंगे? एज्यूम कर रहा हूं सेम पोजीशन रहेगी तो 90 मार्क्स आएंगे, राइट। तो अगर एक कोई वन ऑफ द एबनॉर्मल केस हो जाता है तो मैं उसको क्या, उसका अफेक्ट हटा दूंगा। तो मुझे तो वो चाहिए कि मैं हर वीक कितने लाऊंगा। तो हर वीक आपके 90 मार्क्स आ रहे हैं ना। इधर ही हर कंपनी, ये कंपनी हर साल 10 कमा रही है, तो इस साल 8 क्यों कमाए? बिकॉज एबनॉर्मल लॉस हो गया। तो एबनॉर्मल लॉस का इफेक्ट मुझे हटाना है। तो एक बात बताओ, एबनॉर्मल लॉस मैंने इसमें से माइनस किया हुआ है भाई 2000 का एबनॉर्मल लॉस हो गया, 10,000। तो अगर मैं इसमें से प्लस 2000 कर लूं तो एबनॉर्मल लॉस का इफेक्ट चला गया। तो मुझे उसका इफेक्ट हटाना है। मतलब अगर किसी चीज का इफेक्ट हटाना है तो मैं क्या करूंगा, जो मैंने पहले किया उसका उल्टा कर लो। मतलब पहले मैंने 2000 रुपये में माइनस किए हुए थे, 10 में से 2000 रुपये मेरा एबनॉर्मल लॉस हो गया। अब मैं वो 2000 वापस ऐड बैक कर लेता हूं। तो एबनॉर्मल लॉस में क्या करूंगा, ऐड करूंगा। तो लिखो ऐड एबनॉर्मल लॉस। आपको याद करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ऐड ही तो करूंगा। कब हुआ तो कितने का लॉस हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ है आपको लॉस हुआ 3000 का लॉस हुआ, 3000 का लॉस हुआ। क्लियर है नहीं क्लियर है? हाँ सर क्लियर है, बात समझ में आई। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं यहाँ पे 2000 रुपये ऐड करता हूँ तो 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 हर साल 10,000 रुपये का मैं अर्न कर रहा हूँ। तो यही तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस ऐड क्यों किया है, बिकॉज मुझे एबनॉर्मल लॉस का इफेक्ट हटाना है। मतलब यहाँ पे 52 नहीं, यहाँ पे 55 होना चाहिए था। 52 तो मैंने इसलिए हो गया क्योंकि मेरा लॉस हो गया, तो मैंने वापस 3000 ऐड कर लिया। तो ध्यान रखना, कोई भी एबनॉर्मल आइटम का इफेक्ट हटाना होता है तो पहले सोचो, पहले उसको क्या किया होगा। लॉस तो माइनस में होता है हमेशा, तो उसको प्लस में कर लो। एबनॉर्मल प्रॉफिट होगा तो उसको माइनस कर लो। मतलब पहले एबनॉर्मल लॉस था तो लॉस तो पहले माइनस किया होगा, तो अब उसको प्लस कर लो। क्लियर है? ओके। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, वो बोल रहा है इंश्योरेंस फॉर 6,000 वाज एलिमिनेटेड टू बी रिकॉर्डेड इन 2013 एंड 14। यहाँ पे एक आइटम था, मैं गलती से रिकॉर्ड करना भूल गया। मतलब एक 6,000 का खर्चा था जो मैंने यहाँ पे माइनस करना भूल गया। मतलब मैंने हर साल माइनस करता हूँ 6,000 रुपये, पर यहाँ पे भूल गया। गलती है, ठीक कर लो, रेक्टिफिकेशन है। अगर मैंने यहाँ पे, वो बोल रहा है कि यहाँ पे माइनस किया हुआ है, यहाँ माइनस किया हुआ है, मतलब ये प्रॉफिट ये माइनस करने के बाद आ रहा है, माइनस करने के बाद आ रहा है। और माइंडेड वो एबनॉर्मल नहीं है, नॉर्मल खर्चा है, नॉर्मल इंश्योरेंस खर्चा है। तो वो बोल रहा है कि इस साल माइनस करना भूल गया तो माइनस कर लो, इंश्योरेंस माइनस कर लो 6,000 यहाँ पे माइनस कर लो। माइनस को मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं। मतलब मैं यहाँ पे माइनस क्यों कर रहा हूं, वो भूल गया ना। तो जो सही है वो तो मैं सही करूंगा ना। मैं वो 6,000 रुपीज माइनस करना भूल गया, ये 40,000 रुपीज बिना 6,000 माइनस किए हुए आ रहा है, तो वो माइनस कर लो। एबनॉर्मल तो रही है, एबनॉर्मल तो ये है, ये एबनॉर्मल, ये तो नॉर्मल खर्चा है। यहाँ पे माइनस करके आया हुआ है, माइनस करके आया हुआ है, ये मैंने माइनस किया नहीं है। ओके, तो मैं माइनस कर लेता हूँ। तो जो मेरी गलती हो जाती है उसको मैं रेक्टिफाई कर लिया। तो अब मेरे पास और कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं, और कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 34,000 हो जाएगा, ये हो जाएगा 55,000 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 52,000। इसमें तो कोई एडजस्टमेंट है नहीं, इसमें एडजस्टमेंट एक ही थी, इसमें भी एडजस्टमेंट एक ही थी। इसमें मैंने ऐड क्यों किया, एबनॉर्मल लॉस पहले माइनस और प्लस है, और इंश्योरेंस एक्सपेंसेस मैंने गलती से माइनस नहीं किया तो माइनस कर लेता हूँ ना। एबनॉर्मल तो नॉर्मली आइटम है ना, मैं माइनस कर लेता हूँ, किया नहीं, माइनस कर लिया 34, 55 एंड 52। अब मैं क्या निकालूंगा, मैं निकालूंगा एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट। लिखो फॉर्मूला, वो तो आपका सिंपल मैथमेटिक्स फॉर्मूला है, इज इक्वल टू 34,000 प्लस 55,000 प्लस 52,000। ये वाली फिगर ऐड करूंगा, देश प्लस देश प्लस देश डिवाइडेड बाय 3। मतलब 34,000 55 52 3 साल का एवरेज निकाल रहा हूँ ना, तो मैं 3 साल का करूँगा। क्या करते हैं, मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ, आप मत यूज़ करना। मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज मुझे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने हैं।
ओके तो मुझे थोड़ी फास्ट कैलकुलेशन चाहिए, तो दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 47,000 रुपीज। मतलब क्या हुआ, एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट हुआ दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 47,000 रुपीज। और ये प्रॉफिट इस दिस प्लस दिस नहीं है, दिस प्लस दिस है डिवाइडेड बाय 3। अब मेरा एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट निकल गया, मुझे नंबर ऑफ ईयर परचेज भी दिया हुआ है, तो गुडविल निकाल देते हैं, गुडविल निकाल देते हैं। कैसे निकलेगी गुडविल, चलो गुडविल क्या है सर, गुडविल है एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। फॉर एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट दिया हुआ है 47,000, फॉर नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। ओके तो 94,000 बात समझ में आई। तो गुडविल क्या है कंपनी की, जो भी हम बिजनेस की वैल्यू कर रहे हैं, गुडविल क्या है उसकी 94,000 है। कैसे है भाई, वो हर साल 47,000 कमाती है। कैसे, एवरेज मेंटेन प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 साल का एवरेज निकाल दिया, इसका इसमें से माइनस किया ये वाला, बिकॉज ये आइटम में भूल गया था, ये ऐड किया 55 आ गया, दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 3 47,000 और 47,000 इंटू 2 करेंगे तो 94,000। तो गुडविल क्या हो गई है 94,000। सर ये कैसे मालूम चला, ये क्वेश्चन एवरेज मेथड का है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है गुडविल इज वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो मतलब ये एवरेज प्रॉफिट ही है। क्लियर है, ओके फॉर गुडविल निकल गई। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 6 नाउ। Let's now do question number 6. Ramesh purchased the business of Ashish on 1st April 2017. The profit disclosed by Ashish business for last 3 years is as follows. Profit of this. Repair to the car amounted to was wrongly debited to vehicle account on 1st June 2015. Depreciation rate is 12% on WDV method. Calculate the goodwill on the basis of 5-year purchase of the last average profit of last 3 years. ओके तो पहले मैं क्या निकालूंगा, गुडविल क्या बता रहा है मुझे, गुडविल बता रहा है वो एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दे रखा है 5 साल। बता बहुत बच्चे गलती करते हैं, यहाँ पे वो गलती फिर लिख देते हैं 3 इयर्स। अरे 5 ईयर परचेज एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 इयर्स निकालना है मुझे 3 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालना है, इंटू 5 करना है। तो निकालो कैलकुलेशन ऑफ एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट। कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना, ये रहा पहला दूसरा और तीसरा। पहला क्या है 2014 एंड 15, 2015 16, 2016 एंड 17। ओके यहाँ पे लिखा हुआ है जो प्रॉफिट दिया हुआ है ना, बस उसको आग बंद करके लिख दो कितना लिखा हुआ है। एडजस्टमेंट हम बाद में करते रहेंगे, 43,000, 48,000 और आपका 60,000 रुपये। क्लियर है, ओके। उसके बाद वो बोल रहा है रुको 43,000 में से एबनॉर्मल गेन है 5,000 का। मतलब यहाँ पे एबनॉर्मल गेन है, मतलब 43,000 में एक एबनॉर्मल गेन किया हुआ है, 5,000 का पहले से ऐड किया हुआ है, तो उसको मैं हटा देता हूँ। मुझे तो वो चाहिए जो नॉर्मल हो, हर साल वो वाला प्रॉफिट हो जो हर साल जो मिलता हो। तो यहाँ पे तो मुझे हर साल 43 तो नहीं मिलने वाला है, 43 में एक एबनॉर्मल गेन भी इंक्लूडिंग है। कितने का है 5,000 का एबनॉर्मल गेन है। तो इसका मतलब है यहाँ पे मैंने 43 में पहले प्लस किया होगा एबनॉर्मल गेन। जब भी कोई एबनॉर्मल गेन का मतलब क्या होता है, भाई मेरी कोई लॉटरी लग गई है, बिजनेस में कोई लॉटरी लग गई है, 5,000 का फायदा आ गया, तो हर साल थोड़ी वो फायदा आएगा 5,000 का। तो मुझे तो वो वाला चाहिए जो हर साल आता रहे। तो 43 में 5,000 रुपये इंक्लूडिंग है। तो देखो आपको करना कैसे है, पहले एबनॉर्मल प्रॉफिट पहले ऐड हुआ होगा, भाई प्रॉफिट तो ऐड ही होता है, अब उसको हटा दो, उसका एफर्ट हटा दो, मतलब 5,000 क्या करोगे लेस कर लोगे, एबनॉर्मल गेन लेस करोगे। देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है एबनॉर्मल प्रॉफिट लेस, पर यह आपको याद करने की क्यों रिक्वायरमेंट आएगी, रिक्वायरमेंट है ही नहीं याद करने की, बिकॉज लॉजिक से अप्लाई करो, आपको ये याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। 5,000 लेस क्यों करूंगा, एबनॉर्मल गेन है। दूसरा क्या बोलता है, ये 2015-16 में एबनॉर्मल लॉस है 4,000 का, 15-16 के अंदर एबनॉर्मल लॉस है, तो क्या करूंगा
4000 मैं प्लस करूंगा। अरे प्लस क्यों करूंगा सर? अरे सिंपल सी बात है, 48,000 में से पहले 4,000 रुपीज एबनॉर्मल लॉस है, तो पहले मैंने माइनस किया होगा। हाँ माइनस किया होगा, तो अब मैं उसको प्लस कर लेता हूं तो उसका अफेक्ट खत्म। मुझे तो अफेक्ट खत्म करना है, मुझे तो नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। तो 48 में पहले 4 माइनस किया होगा बिकॉज लॉस हुआ हुआ है, तो अब मैंने उसको ऐड कर लिया तो प्लस 4000 हो गया। मुझे तो नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए, तो नॉर्मल प्रॉफिट मैंने निकाल दिया। ओके, और तीसरे में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग 6,000 इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ द फर्म प्रॉपर्टी नाउ इंश्योर्ड। ओके, यहाँ पे अपन रुक जाओ, यहाँ पे ये वाला पोर्शन हो गया। हाँ हो गया। अब देखो बहुत अच्छा पॉइंट है ये, पहला पॉइंट तो ये, दूसरा पॉइंट 6,000 भाई एबनॉर्मल प्रॉफिट और लॉस का तो हो गया। देखो 2016 और 17 में, 2016 और 17 में बोल रहा है, ब्रैकेट में देखो 60,000 के बाद लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग ₹6,000 इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ द फर्म प्रॉपर्टी नाउ इंश्योर्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझने का ट्राई करना। लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, मैं जान करे क्वेश्चन साथ साथ रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपने किया उसमें क्या लिखा था? एक इंश्योरेंस खर्चा मैं यहां पे माइनस करना भूल गया था। मतलब यहां माइनस किया हुआ है, यहां माइनस किया हुआ है, मतलब एक खर्चा जो मैंने यहां माइनस किया हुआ है, लीगल खर्चा है, यहां माइनस किया हुआ है, बट मैं यहां माइनस करना भूल गया। ओके, अब वो बोल रहा है, इधर क्या बोल रहा है कि मैंने जो 60,000 जो प्रॉफिट निकाला उसमें से 6,000 रुपये एनुअल एक मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, नई इंश्योरेंस पॉलिसी ली है। कैसे सर पता चला नई इंश्योरेंस पॉलिसी ली है? देखो एक्सक्लूडिंग 6,000 इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ द प्रॉपर्टी नाउ इंश्योर्ड, मतलब एक मैंने 6,000 रुपये की नई पॉलिसी ली है। तो इसका मतलब है 6,000 की पॉलिसी का मैंने यहाँ पे माइनस नहीं किया, मुझे माइनस करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगले साल जो कंपनी अगर मेरे कोई खरीदेगा तो उसको 60 का फायदा नहीं होगा, उसको 60 - 6 का फायदा होगा, 54 का होगा। क्यों? क्योंकि मैंने एक प्रॉपर्टी को इंश्योरेंस कराया है और ये कहीं से भी एबनॉर्मल नहीं है, कहीं से भी ये नॉन रिकरिंग नहीं है, मतलब ये नॉर्मल खर्चा है मेरा, तो ये खर्चा माइनस होना ही चाहिए। हाँ होना ही चाहिए। तो क्या होगा, मैं देखो अभी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, इंश्योरेंस एक्सपेंस कितना सर? 6,000 यहाँ माइनस होना चाहिए, यहाँ माइनस होना चाहिए। बट मेरी आप एक बात समझो, मैं अब आपको एक चीज बता रहा हूँ, समझना। मैं कह रहा हूँ वो यहाँ पे भी माइनस होना चाहिए, यहाँ पे भी माइनस होना चाहिए। सर यहाँ पे माइनस होना चाहिए मतलब समझा नहीं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल से समझोगे। एक बात बताओ, मेरी आपको मेरी कंपनी खरीदनी है, मैं हर साल 10,000 रुपये अर्न करता हूँ। पहले साल 10,000 रुपये अर्न किए, दूसरे साल 10,000 रुपये अर्न किए, तीसरे साल भी 10,000 रुपये अर्न किए। ना आप मेरी कंपनी खरीद रहे हो, मैंने बता तीसरे साल क्या किया, मैंने एक अपनी जो प्रॉपर्टी है, जो अब तक मैंने जो मेरी जो गाड़ी है, जो मेरी फर्म की गाड़ी है, जो मेरी बिजनेस की गाड़ी है, मैंने यहाँ पे और यहाँ पे इंश्योरेंस नहीं करा रखी थी, कराई नहीं रखी थी। 3rd ईयर में मुझे लगा है क्यों ना मैं एक इंश्योरेंस करा दूँ। 3rd ईयर खत्म हुआ और मैंने कहा क्यों ना मैं एक इंश्योरेंस करा देता हूँ यार, क्योंकि मुझे लगता है गाड़ी की इंश्योरेंस चाहिए होती है, क्योंकि मेरी बिजनेस की गाड़ी इंश्योरेंस को कभी कोई एक्सीडेंट हो तो क्या करूँगा। तो मैंने क्या किया, मैंने ना 3,000 का क्या किया, इंश्योरेंस ले लिया। कितने का ले लिया? 3,000 का इंश्योरेंस ले लिया, माइनस हो गया। मतलब मेरा प्रॉफिट हर साल तो 10-10 आता है, पर मैंने एक यहाँ पे फ्रेश इंश्योरेंस लिया, भूला नहीं हूँ मैं, फ्रेश इंश्योरेंस लिया, मतलब मुझे 3,000 यहाँ माइनस करने चाहिए। अच्छा ठीक है, तो अगर आप ऐसे करोगे 10,000 10,000 7,000, एक बात बताओ, अगर आपने मेरी कंपनी खरीद ली तो अगले साल आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा? 10,000 मिलेगा या 7,000 मिलेगा? अरे 7,000 मिलेगा। कैसे मिलेगा अगले साल 7,000? अरे भाई अगले साल भी मैं 10 कमाऊंगा पूरे साल भर में, बट मैंने एक नई प्रॉपर्टी की इंश्योरेंस ले रखी है जो कि एबनॉर्मल नहीं है, लीगल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। लीगल मतलब कि जो मैंने सच में ले रखी है, जो खर्चा आपको हर साल आने वाला है। तो अगर आप मेरी आज कंपनी खरीदते हो तो आपको 7,000 रुपये अगले साल मिलेंगे, 10 नहीं मिलेंगे, बिकॉज यहाँ पे मैंने क्या किया, एक नई चीज ले ली है। ओके, तो यहाँ पे 7 मिलेंगे। बट हुआ क्या, अगर आप यहाँ पे इन तीनों का एवरेज निकालोगे तो पता है प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों प्रॉब्लम हो जाएगी? 10 + 10 + 7 कितना होता है? 27 डिवाइडेड बाय 3 कितना होता है? 9,000।
मतलब अगर आप एवरेज प्रॉफिट निकालोगे तो 10,000 प्लस 10,000 प्लस 7,000 डिवाइडेड बाय 3 9,000। ये पता है क्या पोर्ट्रे कर रही है? ये पोर्ट्रे कर रही कि अगले साल अगर आप मेरा बिजनेस खरीदोगे तो 9,000 रुपये कमाओगे। नहीं, आप 9,000 रुपये कैसे कमाओगे? आप तो 7 कमाने वाले हो मेरे बिजनेस में। आपको मेरी गुडविल की वैल्यू करनी, क्यों करनी है? बिकॉज आपको मेरे प्रॉफिट तक पहुंचना है। इस साल मेरा प्रॉफिट 10 हुआ, 3 का मेरा एक एक्स्ट्रा खर्चा है जो कि मैं हर साल करने वाला हूं, तो 7,000 रुपये खर्चा हो गया, तो सॉरी 7,000 रुपये मेरा प्रॉफिट हो गया। तो अगर आप मेरा बिजनेस खरीदोगे तो अगले 5 साल तक आपको 7,000 रुपये प्रॉफिट मिलने वाला है। तो एक्चुअली आपका यहाँ पे आंसर 7,000 आना चाहिए था एवरेज प्रॉफिट, भाई 7,000 इंटू 5 होना चाहिए था, बट आपका आंसर क्या आ गया? 9,000। क्यों? क्योंकि आपने ये एक ही साल माइनस किया। तो आपका जो फॉर्मूले से क्या आ गया कि 9,000 रुपये हर साल मिलेंगे, बल्कि 9,000 तो नहीं मिलेंगे आपको, तो 7,000 मिलेंगे हर साल। तो पता है मैं क्या करूँगा? मैंने कोई नया खर्चा किया है ना, हाँ नया खर्चा किया है जो कि हर साल होने वाला है, आगे भी होगा, हाँ होगा, तो मैं उसको यहाँ पे भी माइनस करूँगा, मैं माइनस करूंगा यहाँ पे भी। मतलब मैं एज्यूम करूंगा कि ये जो खर्चा है ये मेरा हर साल होने वाला है। ओके, सो समझ में आ गया। इसका मतलब है कि मेरा 7,000 यहाँ पे हो जाएगा, 7,000 यहाँ, 7,000 यहाँ, और अगर मैं एवरेज निकालूंगा तो 7,000 प्लस 7,000 प्लस 7,000 डिवाइडेड बाय 3 करूंगा, विच इज इक्वल टू 7,000। मतलब अगले साल मुझे प्रॉफिट 7,000 होगा। तो बात समझ में आई? लॉजिक अप्लाई करो। यहाँ पे इंश्योरेंस एफए मैंने एक साल माइनस क्यों किया है? यहाँ पे एक साल माइनस नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे भी माइनस करूँगा, यहाँ पे भी माइनस करूँगा। क्यों माइनस करूँगा? क्योंकि मुझे ये जो खर्चा है ये हर साल होना चाहिए था, मुझे तो एवरेज निकालना है ना, तो ये यहाँ पे भी करूँगा, यहाँ पे भी करूँगा, यहाँ पे भी करूँगा। ये मैंने फ्रेश इंश्योरेंस लिया है। लास्ट क्वेश्चन में पता क्या था? लास्ट क्वेश्चन में था कि मैंने 6,000 मैंने जो कितने की इंश्योरेंस ले रखी थी, 6,000 की जो इंश्योरेंस ले रखी थी वो मैंने यहाँ पे माइनस करना भूल गया, तो यहाँ पे ठीक कर लिया, माइनस कर लिया। पर यहाँ सॉरी मैं बोला, यहाँ मैं माइनस कर चुका था। इस क्वेश्चन में मैंने फ्रेश इंश्योरेंस ली है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझना। मैंने एक नई इंश्योरेंस ली है, मतलब अगले साल आपको हर साल 60 नहीं मिलने वाले, 60 माइनस 6 मिलने वाले हैं। मतलब जो भी आपका प्रॉफिट आप अर्न करते हो उसमें से 6,000 आपको माइनस करने पड़ेंगे, बिकॉज इंश्योरेंस आपको पे करना ही पड़ेगा अगर आप मेरा बिजनेस लोगे। तो फिर मैंने इसको यहाँ पे माइनस नहीं किया, तो यहाँ पे भी माइनस में कर लेता हूँ। सर इसमें माइनस नहीं किया हुआ 6,000 रुपये, क्वेश्चन पढ़ो ना, लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग 6,000 एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम, तो 6,000 मैं यहाँ पे माइनस करूंगा। तो ध्यान से पढ़ना, ये सारे में करना है या एक में करना है। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये इंश्योरेंस मैंने यहाँ पे ले रखी है, अगर यहाँ पे ले रखी होती तो यहाँ पे भी माइनस होता, यहाँ पे भी माइनस होगा, यहाँ पे भी माइनस होगा। ओके, और क्या पॉइंट है? अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मार्क करो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। Repair of the car amounted to ₹50,000 was wrongly debited to vehicle account। एक क्या होगा ना, मैंने ना एक है ना गाड़ी खरीद ली, एक गाड़ी खरीदी थी और उसको मैंने कोई मरम्मत के लिए, कोई मेंटेनेंस के लिए दिया। जो आप अपने मेंटेनेंस के लिए जो आप गाड़ी देते हो, अगर आपके पास सपोज करो कोई हुंडई की गाड़ी है तो आपने हुंडई की गाड़ी अपने हुंडई सर्विस स्टोर पे दी है और हर साल उसका मेंटेनेंस 50,000 रुपये लगता ही लगता है। वॉज रॉन्गली, बट मैंने क्या किया, वो 50,000 रुपये गलती से मेरा एक खर्चा आया, मेरी गाड़ी में कोई ठोकर वोकर लग गई, मैंने 50,000 रुपये मेरा खर्चा आया, बट वो खर्चा मैंने क्या कर लिया, गलती से मैंने उसको कैपिटलाइज कर लिया। यू नो द डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर? नहीं पता तो प्लीज़ आप 11th क्लास की मेरी रेफर करो, जहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो हर साल होते हैं, जिनकी लाइफ एक साल से नॉर्मली कम होती है, जो बेनिफिट मुझे एक साल से कम का बेनिफिट देते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर बेनिफिट मुझे बारी बारी देते हैं। इधर जो मेरा खर्चा है 6,000 का, जो मेरा 50,000 का खर्चा है, वो मैंने जो खर्चा है मेरा, इट इज़ माई एक्सपेंस, पर मैंने गलती से क्या कर लिया, उसको कैपिटलाइज कर लिया। मतलब मेरा जो खर्चा है, जो मुझे प्रॉफिट एंड लॉस से माइनस करना चाहिए था, मैंने माइनस नहीं करके क्या कर लिया, मैंने उसको प्रॉफिट एंड लॉस में उसको ऐड कर लिया। सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस क्या एसेट में दिखा दिया। तो इसका मतलब मैंने गलत किया, क्योंकि वो खर्चा है 50,000 रुपये मेरा मेंटेनेंस खर्चा है, मैंने कोई नई गाड़ी तो नहीं खरीदी है। यहाँ पे लिखा हुआ तो है रॉन्गली डेबिटेड टू द व्हीकल अकाउंट। भाई कार की
रिपेयर है, नॉर्मल मरम्मत है, जो 50,000 का जो खर्चा है वो एक्चुअली माइनस होना चाहिए था, पर मैंने माइनस किया नहीं, मैंने गलती से कैपिटल में ले गया। ओके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलती हो गई ना तो गलती सुधार लो। हाँ, सुधार लेते हैं सर। तो एक बात बताओ, देखो बहुत ही अच्छा है, कार एक्सपेंस revenue expense wrongly debited to कार अकाउंट, मतलब मैंने उसको कैपिटलाइज कर लिया। तो अब मैं क्या करूँगा, वो कार से तो उसकी वैल्यू हटा दूंगा, और जितने का मेरा, कितने की कार है, मैंने कितने का रिपेयर किया, 50,000 का रिपेयर किया। कब रिपेयर किया? 1 जून 2015। 1 जून 2015 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। तो 1 जून 2015 सर वो यहाँ पे आएगा। ये फर्स्ट मातू तो मैं 15 से लेके 2016 तक है, तो वो यहाँ पे तो आएगा। तो मतलब यहाँ पे मैंने एक खर्चा है जो कि मुझे माइनस करना चाहिए। क्यों माइनस करना चाहिए? बिकॉज मैंने गलती से रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर में मान लिया। वही तो मैंने लिखा हुआ है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, लेस करूंगा। क्यों लेस करूंगा? लॉजिक सोचो, मेरा एक खर्चा है 50,000 का जो कि मुझे माइनस करना चाहिए था प्रॉफिट एंड लॉस में, पर मैंने माइनस नहीं करके क्या कर लिया, उसको कैपिटलाइज कर लिया। ओके, एक बात बताओ, कैपिटलाइज तो आपने कर लिया, बट द मोमेंट आपने एक गलती की ना तो दूसरी गलती भी हो गई है। जैसे आप कोई झूठ बोलते हो लाइफ में, तो एक झूठ बोलोगे ना तो दूसरा झूठ भी हो जाएगा, तीसरा झूठ भी होगा, आपकी आदत बन जाएगी। सिमिलरली उसने क्या किया, अकाउंटेंट ने इसको पहले, आप सोचो पहले क्या किया होगा। सर पहले है ना, यहाँ पे 2015-16 में एक गाड़ी खरीदी थी और गाड़ी का रिपेयर किया था, जो कि मैंने गलती से एसेट में ले गया, मुझे एक्सपेंस में लेके जाना चाहिए था। मतलब ये मैं एक्सपेंस में लेके चले जाता हूँ, ठीक कर लेता हूँ। बट एक बात बताओ, अगर मैं उसको, मैंने गलती एक की है तो एक और मैंने गलती कर ली होगी। क्या गलती कर ली होगी? अगर कोई मेरा एसेट अगर मेरा कोई, जो मैंने गाड़ी का जो रिपेयर है वो गलती से मैंने उसको एसेट मान लिया, तो मैंने उसको कैपिटल, उस पर डेप्रिसिएशन भी मैंने लगाया होगा पहले से। मैं जब से ये गाड़ी ली है तो डेप्रिसिएशन भी लगाया होगा। तो डेप्रिसिएशन क्यों लगाया? नहीं लगाना चाहिए था डेप्रिसिएशन। क्यों? क्योंकि मैं पूरा का पूरा खर्चा है। डेप्रिसिएशन किस पे लगता है? डेप्रिसिएशन लगता है, किस पे लगता है? डेप्रिसिएशन लगता है जो आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर पे कैपिटल डेप्रिसिएशन कभी नहीं लगता। देयर इज नो डेप्रिसिएशन ऑन द रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना भाई, मेंटेनेंस का काम है ना, तो वो माइनस किया, तो आपने उस पर डेप्रिसिएशन भी लगाया होगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको, आपने किया क्या, आपने सोचो, एक बिजनेस है, उसने उसको गलती से कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया, तो इसका मतलब है उसने उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर माना, तो वो तो मैंने ठीक कर लिया। पर उसने मान के एक और गलती की होगी, अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर माना होगा तो उसने डेप्रिसिएशन भी लगाया होगा, और डेप्रिसिएशन भी यहाँ पे माइनस करके फिगर आई होगी। तो मुझे डेप्रिसिएशन का इफेक्ट क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। क्यों हटाना पड़ेगा? ऐड डेप्रिसिएशन ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर ऐड क्यों कर रहे हैं? देखो, बिकॉज पहले मैंने डेप्रिसिएशन माइनस किया होगा यहाँ यहाँ यहाँ, जबकि मुझे माइनस नहीं करना चाहिए था, बिकॉज ये मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है ही नहीं। तो कैपिटल में है नहीं, तो मैंने क्यों माइनस किया? मैंने पूरा का पूरा खर्चा यहाँ माइनस कर तो लिया, तो मुझे डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करना चाहिए था। तो मुझे पहले साल में डेप्रिसिएशन कितना होगा, लिखो, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन मैं कैसे करूंगा? सी, मैंने कॉस्ट कितनी की है, मैंने कितने की मशीनरी मैंने फोन गलती से कैपिटलाइज कर ली 50,000 से, तो ये तो मैंने माइनस कर लिया। एक बात बताओ, फर्स्ट ईयर का मैंने कब खरीदी है? 1 जून 2015 को खरीदी। तो एक बात बताओ, मैंने फर्स्ट ईयर 2015 से लेके 16 तक उसको डेप्रिसिएशन भी लगाया होगा, जो कि नहीं लगाना चाहिए था। क्यों? क्योंकि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ही नहीं, रिवेन्यू है ना, तो रिवेन्यू माइनस कर लिया, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ही नहीं। ओके, तो 50,000 पे मैंने कितना डेप्रिसिएशन लगाया होगा? तो रेट दे रखी है 12/100, 12% लगाया होगा।
कितने महीने का लगाया होगा? अरे मैंने वो 1 जून को खरीदी है, तो 1 जून से 31 मार्च तक कितना होगा? 1 जून 1 जून को ली क्या मैंने कब ली? हाँ 1 जून को। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 10 महीने का मैंने 10 महीने का मैं डेप्रिसिएशन लगाऊंगा। क्लियर है नहीं क्लियर है? देखो मैंने एक खर्चा गलती से एसेट में ले गया, बैलेंस शीट में ले गया, जो कि गलत है, तो उसको मुझे यहाँ पे लेके जाना चाहिए। हाँ यहाँ पे लेके, बिकॉज वो रिपेयर है, यहाँ पे माइनस कर लिया। पर सिंस मैं बैलेंस शीट में लेके चला गया तो मैंने हर साल डेप्रिसिएशन भी लगाया होगा। हाँ लगाया होगा, तो वो डेप्रिसिएशन का इफेक्ट कहाँ आया होगा? सो यहाँ और यहाँ मैंने माइनस किया होगा, वो भी गलत है। जब मुझे कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर मैं ले ही नहीं सकता तो डेप्रिसिएशन मैंने क्यों लगाया? तो डेप्रिसिएशन लगाया होगा मैंने, तो अब मैंने पहले डेप्रिसिएशन माइनस किया होगा, तो अब मैं क्या करूँगा? उसको ऐड कर लूँगा। कितना ऐड करूँगा पहले साल में? पहले साल में मैं ऐड करूँगा 12 कट गया तो इक्वल टू 5,000 रुपये। सो बुक वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2016 इज इक्वल टू 45,000। कैसे सर? भाई 50,000 की वो है माइनस 5,000 रुपये, 45,000। फिर मेरा एक और डेप्रिसिएशन मैंने लगाया होगा 16 और 17, यहाँ पे भी डेप्रिसिएशन लगाया होगा। भाई एक बार अगर कोई एसेट बैलेंस शीट में आ गया तो डेप्रिसिएशन तो मैंने हर साल लगाया होगा। यहाँ तो नहीं लगाऊंगा डेप्रिसिएशन, मैंने वो एसेट खरीदा ही यहाँ पे, तो वो जो मैंने एसेट सॉरी खरीदा क्या, रिपेयर किया, तो मैं तो अभी गलती सुधार रहा हूँ। तो जो रिपेयर किया वो खर्चा माइनस होना चाहिए था। तो अब सोचो मैं बैलेंस शीट से वो एसेट जाना चाहिए, बट मैंने 2 साल तक उसका डेप्रिसिएशन भी लगाया, तो वो डेप्रिसिएशन भी मैं क्या करूँगा? रिवर्स करूँगा। मैंने माइनस किया ना डेप्रिसिएशन, मैं उसको प्लस करूँगा। ओके, तो पहला जो डेप्रिसिएशन है वो है यहाँ पे 5,000 का है, वो मैं ऐड करूँगा। और कितना डेप्रिसिएशन है? 16-17 का। अरे क्या लिखा हुआ है? WDV लिखा हुआ है या SLM लिखा हुआ है? याद है नहीं याद है? 11th के अंदर WDV और SLM में, SLM मतलब हर साल मेरा जो खर्चा होगा डेप्रिसिएशन का वो सेम होगा, और SLM का मतलब होता है कि SLM का मतलब होता है हर साल सेम होगा, और WDV का मतलब होता है कि जो रिटर्न डाउन वैल्यू होगी उस पर 10% या उस पर 20% लगेगा। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन 16-17, उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी है सर? 45,000। तो 45,000 पे कितना डेप्रिसिएशन लगाएंगे? सब 12% लगाएंगे, और पूरे साल का लगाएंगे। पूरे साल का लगाएंगे मतलब 5,400 रुपये। ओके, मतलब इस साल तो 5,400 रुपये क्या हो गया? मैंने इस साल भी मैंने माइनस किया होगा, तो मैंने इसको क्या करूँगा? प्लस कर लूँगा। याद है डेप्रिसिएशन ऑन द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिटर्न ऑफ, मतलब जो मैंने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया था उस पर गलती से मैं डेप्रिसिएशन लगा दिया, तो वो डेप्रिसिएशन में क्या कर लूँगा? एफर्ट हटा दूंगा। सोचो बैलेंस शीट में 50 की मशीन दी गई थी, हाँ फर्स्ट डे डेप्रिसिएशन लगा 10 महीने का, 10 महीने का लगा दिया 5,000 रुपये। उसके बाद WDV कितनी हो गई? 45,000 हो गई है, और 45,000 का 12% कितना होता है? 5,400। मतलब इस साल भी मैं 5,400 में माइनस किया हुआ होगा, जो कि मुझे माइनस नहीं करना चाहिए था, बिकॉज मैं पूरा एक्सपेंडिचर यहाँ पे ले चुका हूँ। तो डेप्रिसिएशन क्या करूँगा? यहाँ पे ऐड कर लूँगा। ओके, बात समझ में आई? पहले साल डेप्रिसिएशन 5,000 क्यों है? बिकॉज वो 6 महीने का था। दूसरे साल डेप्रिसिएशन कितना है? 5,400 है। कितना है? 12 महीने के लिए है। क्लियर है? एक बार चेक कर लो। हाँ ओके, तो ये हो गया। और कोई आइटम है क्या? नहीं सर, और कोई आइटम नहीं है, बस निकाल दो। क्या निकालोगे? 43 माइनस 15 माइनस 6 11, तो 32,000। ओके, 48 प्लस 4,000 माइनस 6,000 प्लस 50,000, 48 प्लस 4,000 माइनस 6,000 माइनस 50,000 प्लस 5,000 इज इक्वल टू 1,000। और इसका कितना आ रहा है? 60,000 माइनस 6,000 रुपये प्लस 5,400 रुपये, 59,400। ओके, मतलब पहले साल में मैंने प्रॉफिट इतना कमाया, उसमें से एबनॉर्मल गेन और लॉस का एफर्ट हटा दिया। तीसरा इंश्योरेंस एक्सपेंसेस जो 6,000 रुपये इस साल मैंने फ्रेश इंश्योरेंस लिया, मैं एज्यूम करूंगा मैंने साल के शुरू में लिया, तो यहाँ पे भी लिया, यहाँ पे भी लिया, यहाँ पे भी लिया। ओके, उसके बाद मैंने एक गलती कर ली, मेरा जो रिपेयर खर्चा था वो मैं गलती से कैपिटल में ले गया। रिपेयर खर्चा कैपिटल में क्यों ले गया? तो गलत है, तो उसको जो रिपेयर में आना चाहिए वो रिपेयर में डाल दिया।
सिंस मैं उसको कैपिटल में ले गया था तो मैंने क्या किया होगा, उस पर डेप्रिवेशन भी लगाया होगा जो कि नहीं लगाना चाहिए था, बिकॉज वो खर्चा ही तो रेवेन्यू है। तो जो 2 साल का जो डेप्रिवेशन मैं इसमें माइनस कर चुका हूँ उसको मैं हटा दूंगा। तो मैं क्या कर लूँगा, उसको एड बैक कर लूँगा। और वो कैसे निकालूंगा, पहले साल मैंने 50 का लिया, 1 जून को लिया, तो पहले साल डेप्रिवेशन लगा होगा 12 महीने के 12% इंटरेस्ट पे 10 महीने के लिए, तो 5000 रुपये। तो नेट कितना हो गया, 45,000। फिर 45,000 पे वापस मैंने 12% लगाया, WDV मेथड है, 50 - 5 45, 45 पे 12% कितना हो जाता है, 5400 रुपये। क्लियर है, ओके। तो अब मैं क्या करूँगा, ये हो गया मेरा एवरेज, ये है मेरा मेंटेनेबल प्रॉफिट। सो एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट कितना हुआ, सर 32,000 प्लस 1000 प्लस 59400 डिवाइडेड बाय 3। ओके सर, बताओ कितना होता है, 32,000 प्लस 1000 प्लस 59400 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 30,800 रुपीज़। मतलब एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट है 30,800 रुपीज़। अब मेरा गुडविल निकाल दो। गुडविल कैसे निकलेगा, व्हाट इज गुडविल, गुडविल निकलेगा एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट, एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर्स इंटू 5। 3 साल का एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट है 30,800 इंटू 5 इज इक्वल टू 1,50,400, 1,50,000 154,000, मतलब 30,800 इंटू 5 154,000। तो आपका डेप्रिवेशन कितना आया, सॉरी डेप्रिवेशन क्या, गुडविल कितनी आई, 1,54,000। फटाफट रिपीट कर रहा हूँ, पहले प्रॉफिट लिख दो। एबनॉर्मल गेन है तो पहले गेन प्लस हुआ होगा तो उसको माइनस कर लो, लॉस है तो पहले माइनस होगा प्लस कर लो। ओके, उसके बाद ये जो खर्चा है इंश्योरेंस खर्चा, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो। ये मैंने फ्रेश इंश्योरेंस लिया है तो वो खर्चा फ्यूचर में भी आने वाला है, तो 6 यहाँ पे ही माइनस करूँगा, 6 यहाँ पे ही माइनस करूँगा। उसके बाद मेरा एक एक्सपेंडिचर है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में गलती से कैपिटल में ले गया तो ठीक कर लेता हूँ, तो यहाँ पे रिवेन्यू में डाल देता हूँ। याद है ना अपने लेवल में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आपने पढ़ा था, वही तो मैं कर रहा हूँ। मैंने रिवेन्यू को यहाँ पे ले लिया, तो अगर मैं खर्चा होगा तो खर्चा माइनस होना चाहिए। सिंस मैंने पहले उसको डेप्रिवेशन भी लिया हुआ माइनस, तो मैं उसको डेप्रिवेशन एड बैक कर लूँगा, 5,000 5,400 अल्टीमेटली ये आ गया। उसके बाद मैंने 3 ईयर्स का एवरेज निकाल दिया और इंटू 5 कर लिया, और गुडविल कितनी आ गई, 1,54,000। क्लियर है, ओके। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 6। इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको इंपॉर्टेंट मार्क करो। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, और ये भी आपको याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। देखो ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर ये वाला कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नहीं ये वाला नहीं, सॉरी, कैपिटल एक्सपेंडिचर एनी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, मैंने इसको लेस किया है। क्लियर है, तो क्वेश्चन नंबर 6 डन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई डाउट है ना, अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर समझ में नहीं आया कोई पॉइंट, तो आप मुझे व्हाट्सएप करो, आप मुझे कॉल करो, आप मुझे कितनी बार भी कॉल कर सकते हो, मैं आपका डाउट सॉल्व करके ही रहूँगा। क्लियर है, ओके। लेट्स नाउ डू क्वेश्चन नंबर 7। हेलो स्टूडेंट, माय सेल्फ ये दीपक ललवानी, चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय क्वालिफिकेशन, और मैं आपके लिए लाया हूँ क्लास 11th एंड क्लास 12th अकाउंट्स के मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव प्री रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर, जिसमें मैंने आपका 100% सिलेबस कवरेज किया हुआ है विथ ओवर 240 आवर्स ऑफ वीडियो लेक्चर एंड अ वीडियो सॉल्यूशन टू ओवर 900 क्वेश्चन विथ ओनली वन इंटेंशन कि मैं आपको अकाउंट्स के अंदर सुपर स्ट्रॉन्ग कर लूँ। जब आप मुझसे कोर्स ऑर्डर करेंगे देन यू विल गेट वन दिस किट एट योर होम। इस किट के अंदर यू विल गेट वन पेन ड्राइव और एन SD कार्ड प्लस अ क्वेश्चन बैंक बुक। इस क्वेश्चन बैंक बुक में ओनली क्वेश्चंस हैं क्लास 11th के अराउंड 500 क्वेश्चन, क्लास 12th के अराउंड 900 क्वेश्चन। ईच चैप्टर हैव अ सेपरेट मॉड्यूल, सारे क्वेश्चन सीरियली अरेंज्ड हैं, एंड इन सब क्वेश्चन के जो वीडियो सॉल्यूशंस हैं वो आपको पेन ड्राइव और SD कार्ड में मिलेंगे, विच यू हैव टू कनेक्ट टू योर लैपटॉप और अ स्मार्टफोन। एंड सारे लेक्चर सीरियली अरेंज हैं एंड यू कैन वॉच द लेक्चर एनीवेयर एनी टाइम विदाउट एनी नीड फॉर द इंटरनेट। Apart from this, you will get an access to my most comprehensive revisionary classes, plus an access to my revisionary notes, plus an access to a checklist जहाँ पे आप अपनी प्रोग्रेस ट्रैक कर सकते हैं, plus you will get this amazing flash card जहाँ पे मैंने 100% सिलेबस कवरेज किया हुआ है इन की पॉइंट्स इन ओवर 30 फ्लैश कार्ड जो आप अपने रूम पे स्टिक कर सकते हैं, so that you can revise the chapter very quickly, plus you will get also one mock test। सी, अगर आपको क्वेश्चन करते हुए कोई भी डाउट आता है, कोई भी क्वेरी आती है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं,
व्हाट्सएप कर सकते हैं एट माई नंबर 9549168168 और मैं आपको एश्योर करता हूं कि मैं आपके 100% सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। मेरी क्लास का जो बिगेस्ट यूएसपी वो ये है कि मैं कंसेप्ट को इन डेप्थ में एक्सप्लेन करता हूं, उसके पीछे का लॉजिक समझाता हूं और जब तक वो कंसेप्ट आपके माइंड के अंदर फिट नहीं कर देता तब तक मैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे मूव आउट नहीं करता। अगर आपको मेरी क्लासेस का डेमो लेक्चर्स देखना है देन यू कैन वॉच द सेम ऑन माई यूट्यूब चैनल अकाउंट फंडा या फिर मेरी ऐप अकाउंट फंडा विच इज अवेलेबल ऑन द गूगल प्ले स्टोर। आप मेरे लेक्चर खरीद भी सकते हैं फ्रॉम माई वेबसाइट www.accountfunda.com या फिर मेरी ऐप अकाउंट फंडा। आपकी और भी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं एट माई नंबर 9549168168। थैंक यू वेरी मच। दिस इज CA दीपक ललवानी। सी यू ऑन द अदर साइड।